जो लास्ट टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, ठीक। एंड एज सच अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या कहती है? इट गिव्स एन आइडिया अबाउट, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट maximum amount of work it gives an idea about maximum amount of work that can be done by the system. It gives an idea about maximum amount of work that can be done by the system. ये इसकी डेफिनेशन है कि ये हमें क्या बताता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो सिस्टम कर सकता है, ठीक। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, it is also used as a criteria of spontaneity, and is more preferred over and is more preferred over delta S total. अभी तक हमने एक ही क्राइटेरिया करा था, डेल्टा एस टोटल, और हमने कहा था कि अगर डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो होगा तब अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है अगर जीरो है, एंड लेस देन जीरो हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के। लेकिन अब हम एक नया क्राइटेरिया पढ़ेंगे जो ज़्यादा प्रेफर्ड होगा ओवर डेल्टा एस टोटल। एंड डेफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो मैं ये लिखना है, डेल्टा एक हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नाम है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? डेल्टा जी इज डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो भी सिस्टम का है, डेल्टा एच भी सिस्टम का है, एंड डेल्टा एस भी किसका है? सिस्टम का है, ठीक। डेल्टा जी इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, या फिर इसको हम फ्री एनर्जी चेंज भी बोलते हैं, अकेला फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स हटा सकते हैं, फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच तो हमें पता ही है, एंथैल्पी चेंज। टी टेम्परेचर है यहाँ पे, एंड दिस मस्ट बी इन केल्विन्स। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर अपने पास डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो आए, इस इक्वेशन से हम डेल्टा जी निकाला करेंगे, अगर डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो आया करेगा तब हम कहा करेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या फिजिबल है, हो सकता है स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो, तो नॉन स्पॉन्टेनियस
एंड अगेन अगर 0 आएगा तो वो इक्विलिब्रियम पे ही होगा। क्लियर साक्षी, कोई दिक्कत? नोट करो इसे। तो अपना लैपटॉप ठीक। इसके आगे 2 और इक्वेशंस अपने पास, वो भी लिख लेते हैं, फिर इकट्ठे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला हो रहा है अपने पास एंड वो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा जी सिस्टम का ही है, लेकिन डेल्टा एस टोटल आ जाता है। ये फॉर्मूला हम बहुत रेयरली यूज करेंगे एज सच, लेकिन पता होना चाहिए। डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल। टी इज अगेन टेम्परेचर। एक और फॉर्मूला है जो वैसे इक्विलिब्रियम में आना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस गिवन है उसके ऊपर और हम भी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेल्टा जी दिस इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट, ये तो हमें पता ही है, डेल्टा जी कह लो या यहाँ पे डेल्टा जी नॉट भी आ सकता है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आर अपने को पता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट होगा। अब अगर डेल्टा जी की वैल्यू तुम यहाँ पे जूल्स में रखते हो तो आर की वैल्यू तुम यहाँ पे रखोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी क्या होगा यहाँ पे? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन्स। जो के इक्विलिब्रियम है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये फॉर्मूला तभी यूज करना है अगर क्वेश्चन में उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट करो इसे। The following reactions would be spontaneous or not। तुम्हें देखो टेम्परेचर दिया हुआ है हर एक केस के लिए, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ है, कर लोगे? सर डेल्टा एस से पता लग जाएगा। डेल्टा एस टोटल चाहिए होता है बच्चे, ये डेल्टा एस रिएक्शन का है, रिएक्शन मतलब सिस्टम। देखो हो जाएगा ना। बेसिकली दोनों वैल्यूज रिएक्शन की हैं, मतलब ये डेल्टा एच भी सिस्टम का है और डेल्टा एस भी सिस्टम का है, और हमें सिस्टम का ही तो चाहिए होता है इस इक्वेशन में पुट करने के लिए। तीनों चीजें हमारी यहाँ पे सिस्टम की हैं। ठीक, बस वैल्यूज पुट करनी है एंड आंसर आ जाएगा। वैल्यूज भी थोड़ा देख के पुट करनी है, तीनों वैल्यूज जूल्स में पुट करोगे तभी मैच होगा, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, किलो जूल्स में डायरेक्ट। हाँ बताओ। मैंने लास्ट क्वेश्चन में किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया था। किलो जूल में ही कन्वर्ट कर दिया था? किलो जूल में इन्होंने भी तो जूल में किया है एज सच, तुम्हारा किलो जूल में कैसे आंसर आ गया? फिर कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं, 2 मिनट रुको। डेल्टा जी हमें निकालना था, डेल्टा जी डेल्टा एच 50.47 माइनस टेम्परेचर हो जाएगा तुम्हारा 300 एंड एंट्रोपी चेंज इज 125 पॉइंट। नहीं, लास्ट क्वेश्चन में कैसे कर सकते हो? लास्ट क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एक वैल्यू किलो जूल में और एक जूल में है। मैं वही तो कह रही हूँ कि मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया था किलो जूल में। 0.1253। फिर ठीक है, फिर हो सकता है आंसर 12.88 आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे एज सच कुछ कैलकुलेशंस तो है नहीं, तो पी एक कांस्टेंट ही है। हाँ, मतलब बेसिकली वो ध्यान रखना कि बस तीनों की वैल्यूज मैच होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास कोई कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। या तो तीनों की वैल्यू फिर जूल्स में रखना, या तीनों की ही वैल्यू किलो जूल्स में रखना,
बस वो देख लेना, हो जाएगा आंसर मैच पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इन्होंने भी किलो जूल में रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस तीनों के यूनिट सेम रखना। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 आ जाएगा तो स्पॉन्टेनियस। ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। ये एक लाइन है जो मुझे समझानी है। बेसिकली इक्विलिब्रियम थोड़ा सा मिक्स होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमने एक इक्विलिब्रियम का वो किया है। डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर द सिस्टम रिएक्शन दे रखा है एट 1 atmospheric pressure are this and this respectively. Calculate the temperature at which rate of forward reaction becomes and rate of backward reaction become equal. जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाते हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये ध्यान रखना, सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो हम उसकी कंडीशन ये रखेंगे कि जिस स्पीड पे फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी स्पीड पे बैकवर्ड रिएक्शन को चलना होगा। अगर दोनों की स्पीड्स में वेरिएशंस हैं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। तो ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मस्ट बी सेम। तो वो इक्विलिब्रियम कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अटेन है, एंड इक्विलिब्रियम अटेन है तो मतलब डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0। हाँ जी मैम, ये निकालो। ये क्वेश्चन अलग सा लग रहा है, थोड़ा सा चेक करो इसे कि क्या है इसमें। बस तो सेम ही है। लैटिस एनर्जी दे रखी है, लैटिस एनर्जी इज सेम एज एंथैल्पी। नहीं, लैटिस एनर्जी इज नॉट सेम एज एंथैल्पी। करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। इसमें कंसेप्ट तो सेम सा है लेकिन ट्राई करो। मैंने तुम्हें 2 डेफिनेशंस लिखवाई थी लैटिस एनर्जी की। मैं करवाऊँ साक्षी, ये ट्राई करना है। देखो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी, कुछ आइडिया? लैटिस एनर्जी कहाँ यूज किया था हमने? देखो लैटिस एनर्जी हमने आयनिक कंपाउंड के टॉपिक में डिस्कस किया था बॉन हेवर्स के टाइम पे। हमने कहा था कि हमने कटायन और अनायंस बना लिए हैं। जब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हमने लैटिस एनर्जी का नाम दिया था डेल्टा यू। लेकिन अब हम यहाँ डेल्टा यू नहीं लिख रहे, हम इसको डेल्टा एच लैटिस एनर्जी ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में डेल्टा एच तो डेल्टा यू तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है। ठीक, याद आया या नहीं? When 1 mole of ionic compound is formed from its respective cation and anion। और फिर मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन उल्टी भी कर सकते हैं कि when 1 mole of ionic compound is broken into its constituent ions in gaseous state। याद आया? यस सर। एंड यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता था, तो हमें कौन सा लैटिस एंथैल्पी दिया है, कुछ आइडिया? प्लस में दिया है, प्लस में दिया है तो हमें कौन सी रिएक्शन उठानी है, ये वाली। क्लियर? यस सर। तो अपने पास डेल्टा एच दे रखा है इस रिएक्शन का 777
0.8 किलोजूल पर मोल। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती थी? हाइड्रेशन क्या होता था, याद है? जब 1 मोल एनहाइड्रस सब्सटेंस H2 में डिसॉल्व होता है। लेकिन NaCl का तो हाइड्रस सब्सटेंस बनता ही नहीं, तो यहाँ तो वो लगेगा ही नहीं कंसेप्ट, ना ही ऐसा कोई डाटा दे रखा है। और कुछ हाइड्रेशन के नाम से हमने किया हो कभी? बेसिकली क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है। केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने एक जगह हाइड्रेशन डिस्कस किया था, कुछ आइडिया याद है कुछ? देखो, हमने कहा था कि हम एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे हमने एक रीजन देखा था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल रहे हैं और वो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। तब हमने कहा था, बताओ बताओ। होता था हाँ, सर, इसमें लॉस एनर्जी होता था। लॉ से तो नहीं, हमने कहा था कि अपना गैशियस लॉस ऑफ एनर्जी। लॉ क्या कह रहे हो साक्षी, मुझे समझ नहीं आ रहा। लॉस ऑफ एनर्जी तो होता था, लेकिन तब हम ऐसे करते थे, देखो डायग्राम हमने ऐसा सा कुछ बनाया था कि इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, याद आया? और आयन डायपोल फोर्सेस आएंगी एंड इससे कुछ एनर्जी रिलीज होगी जिसको हम सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते थे या हाइड्रेशन एनर्जी। कोई दिक्कत, याद आया साक्षी या नहीं? तो एक बार वहां पे चेंजेस में देख लेना कि हाइड्रेशन तभी बोलेंगे अगर वाटर इज यूज एज अ सॉल्वेंट। वैसे कॉमनली इट इज सॉल्वेशन, मतलब अगर ब्रॉड कैटेगरी वाइज बात करें कि अगर कोई भी सॉल्वेंट यूज किया है तब वो सॉल्वेशन है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली वाटर यूज किया एज अ सॉल्वेंट तब हम उसे हाइड्रेशन बोल सकते हैं। तो बेसिकली अपने पास कोई कटायन है, अगर हम उसको पानी में डालते हैं, कोई भी कटायन, जैसे अपने पास Na+ है, Na+ गैशियस स्टेट में हमने उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक, तो उससे अपने पास Na+ एक्वस मिलेगा, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन। सिमिलरली अपने पास Cl- था गैशियस स्टेट में, उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया तो अपने को मिलेगा Cl- एक्वस। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया हुआ है? हाइड्रेशन। क्लियर? हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड बेसिकली हमने हाइड्रेशन वाली नॉर्मल वाली यहाँ पे इसलिए नहीं यूज की क्योंकि NaCl के पास वाटर मॉलिक्यूल्स वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। तो अगर यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है तो मतलब वो वाला कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते जो हमने थर्मो में यूज किया। अब ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तब होता क्या है, ओवरऑल क्या होता है? जब हम NaCl को पानी में डालते हैं, NaCl इनिशियली सॉलिड होता है, हमने उसको पानी में डाला, पानी में डालने पे वो क्या बन जाता है? Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। ये पॉइंट क्लियर? इसके अंदर दो चीजें यूज हो रही होंगी। इसका डेल्टा H कैसे आएगा? डेल्टा H लेटिस एनर्जी। पहले क्या हुआ होगा? पहले ये सॉलिड स्पीशी है, ये आयंस में ब्रेक डाउन हुआ होगा इन गैसियस स्टेट, फिर वो गैसियस आयंस पानी से इंटरेक्ट किए होंगे एंड सॉल्वेट हो गए होंगे या हाइड्रेट हो गए होंगे। तो मतलब यहाँ पे दोनों चीजें यूज हो रही होंगी, लेटिस एनर्जी भी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये क्लियर? दोबारा समझो, पहले NaCl सॉलिड डिसोसिएट हुआ होगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव गैसियस आयंस, ठीक, एक सॉलिड स्पीशी पहले गैसियस आयन में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर वो गैसियस आयंस पानी के साथ इंटरेक्ट किए होंगे और सॉल्वेट हो गए होंगे एक्वस फॉर्म में। कोई भी डाउट साक्षी?
नो सर। ठीक है, तो मतलब इसका जो डेल्टा एच आना था वो लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन आना था, एंड वही दोनों हमें दिए हुए थे। तो 778.777.8 एंड -774.1, बेसिकली इस रिएक्शन का यहाँ पे लिख देते हैं। तो डेल्टा एच कितना आना था इस रिएक्शन का जो हमें चाहिए, डेल्टा एच आना था -774.1 प्लस 777.8। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं ये बनेगा अपने पास वैसे एज सच 777.8 माइनस 774.1, 3.7 किलो जूल पर। ठीक, तो ये डेल्टा एच आ गया, और हमें क्या निकालना था, कैलकुलेट द फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी हमें निकालना था, तो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच हम निकाल चुके हैं, डेल्टा एच कितना है 3.7, एंड डेल्टा एस तुम्हें दिया हुआ है, टेम्परेचर तुम्हें दिया हुआ है 298, एंड डेल्टा एस तुम्हें दिया हुआ है 0.043। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से डेल्टा जी आ जाएगा 298 माइनस 9.1। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर मैच कर लेते हैं। आगे तरणवीर, यस सर। -9.1। ठीक, नोट करो इसे साक्षी, बेसिकली ये वाला पॉइंट नोट कर लो बस, कि हाइड्रेशन भी यहाँ पे यूज होगी एंड लेटिस भी यूज होगी, कि पहले वो सॉलिड से गैशियस में गया होगा, फिर वो गैशियस आयंस वाटर से इंटरेक्ट किए होंगे और सॉल्वेट हो गए होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे जो डेल्टा एच ओवरऑल लिया है वो लेटिस प्लस हाइड्रेशन को मिला के लिया है। बेसिकली इसमें तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, लेकिन टेम्परेचर कैसे बताओगे जिसपे वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आया साक्षी या नहीं रणवीर? सर 2484.8। 2484.8।
ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही। इसके बाद जाएगा, ये भी तुम कर लोगे। क्या वैसे बाकी तुम कर लोगी। चलो एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम वेरियस ऐसा हेडिंग क्या डालोगे यहाँ पे, हेडिंग डालो इसके अंदर वेरियस रिएक्शन कंडीशंस, various reaction conditions and their spontaneity criteria। ये हेडिंग ना, various reaction conditions and their spontaneity criteria। कहने का मतलब क्या है, अब हम बेसिकली एक टेबल बनाने लगे हैं। मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं करा रहा, मैं तुम्हें पॉइंट वाइज कराता हूँ। मान लो हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमारी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है एंड उसका एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0, उस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0। तो साक्षी क्या ये हर एक टेम्परेचर पे फिजिबल होगी? 4 स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, सी कहता है स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, या फिर डी है स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्या लगता है? अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि एंट्रोपी हमें देखना आ गया है कि बढ़ रही है या कम हो रही है, हम एंट्रोपी देख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन जैसे अभी अभी एक टेस्ट वाला तुमने डाउट लिया, वहां पे हमने एंडोथर्मिक भी पता कर लिया था एंड एंट्रोपी भी उस रिएक्शन की बढ़ रही थी। तो क्या वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस थी, या सिर्फ हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस थी, या लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस थी, या वो हमेशा ही नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगी ऐसी रिएक्शन? क्या लगता है? मतलब उस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि तुम्हें रिएक्शन दे दी एंड तुमसे 4 ऑप्शन दे दिए, सी चेक कर लेते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली तुम्हारे पास गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच की वैल्यू तो कैसी होगी, प्लस। ठीक, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा एंड एंट्रोपी चेंज भी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। बेसिकली टी डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव। टी डेल्टा एस कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन बाहर जो नेगेटिव लगा हुआ है वो इसको नेगेटिव ही बना देगा। एंड अगर हम चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव रहे, फॉर डेल्टा जी टू बी लेस देन 0, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को बड़ा होना होगा। टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच। ये तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस
reaction will be spontaneous at high temperatures only. क्लियर या नहीं? सर एक बार दोबारा समझाना। देखो अपने पास क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, एंड क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, एज्यूमिंग इट इज ग्रेटर देन जीरो। देखो अब हमें डेल्टा जी निकालना होगा, डेल्टा जी इज डेल्टा एच एंड माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें पता है, ये हमारा फॉर्मूला है। डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव। टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि केल्विन में टेम्परेचर कभी भी जीरो से कम तो होता ही। एंट्रोपी चेंज तो मैं कहा पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन जो बाहर नेगेटिव लगा है, प्रोडक्ट तो दोनों का कैसा आ रहा था? पॉजिटिव, लेकिन जो बाहर नेगेटिव लगा है वो इसको नेगेटिव बना देगा। ये क्लियर या नहीं? बेसिकली ये x है, इन दोनों को सॉल्व करके कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन बाहर वाले साइन के कारण ये माइनस बन जाएगा, माइनस एक्स। अब हम चाहते हैं कि डेल्टा जी लेस देन जीरो आए। अगर रिएक्शन करवानी है, स्पॉन्टेनिटी रखनी है, तो डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन जीरो। ये नेगेटिव में तभी आएगा जब नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी हो, मतलब टी डेल्टा एस ज्यादा हो एज कंपेयर टू डेल्टा एच। एंड ये तभी हो सकता है जब टी बहुत ज्यादा हो, तभी तो ये वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर्स ओनली। क्लियर? कोई डाउट? तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था कि अपने पास एक रिएक्शन है PCl5, गैस कर देता है यहाँ पे या सॉलिड कर देता, कुछ भी कह सकता था, PCl5 सॉलिड, हीट converted into PCl3 gas, Cl2 गैस। तो इस रिएक्शन में देखो डेल्टा एच कैसा है? ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हीटिंग करनी पड़ रही है, तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ऊपर से रिएक्टेंट में कितने मोल गैस है? कुछ भी नहीं है गैस, यहां पे गैस ही गैस है, तो प्रोडक्ट में गैस ज्यादा है, प्रोडक्ट में गैस ज्यादा है, तो मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि गैस की रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा गैस उतनी ज्यादा रेंडमनेस, तो प्रोडक्ट में गैस ज्यादा है तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो इस रिएक्शन में डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा एस भी ग्रेटर देन जीरो है, तो वो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होगा कि टेम्परेचर मस्ट बी हाई। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर। नोट करो इसे। सेकेंड केस करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही रखते हैं। लेकिन इसका डेल्टा एस रिएक्शन लेस देन जीरो कर देते हैं। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, लेकिन उसका एंट्रोपी चेंज इज लेस देन जीरो। अब देखो डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है, माइनस टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो है, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। मतलब अगर माइनस एक्स आ रहा है डेल्टा एस और बाहर भी माइनस लगा है, तो फाइनली इट विल बी प्लस एस, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो मतलब ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस, अब ये पूरी वैल्यू कैसी हो गई है? पॉजिटिव। माइनस टी डेल्टा एस भी कैसा हो गया है? पॉजिटिव। तो ये कभी भी डेल्टा जी कैन नेवर बी लेस देन जीरो, कैन नेवर बी लेस देन जीरो। ये चीज समझ आई या नहीं?
दोबारा समझो, डेल्टा एच की वैल्यू तो कैसी थी, पॉजिटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है। एंट्रोपी चेंज हमने क्या कहा, लेस देन जीरो, ठीक है, मतलब नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, मैं पहले ही वैल्यू लगा चुका हूं कि ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और बाहर भी एक नेगेटिव पड़ा है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। तो मतलब डेल्टा जी कैन नेवर बी लेस देन जीरो, तो रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये सिर्फ मेंस वगैरह में काम आएंगी चीजें, ये कभी भी सीबीएसई में नहीं पूछेगा कोई। रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। और मानने क्राइटेरिया कराए हैं, कराए हैं? मैं नोट कॉपी करके तो उसमें है सारे। अच्छा चलो फिर तो ठीक है, देखो। लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं कोई क्वेश्चन देखा मैंने जब तक एक्सपर्ट में डिस्कस कर लो। सर टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता? मुझे टेम्परेचर हम इस इक्वेशन में केल्विन में रखते हैं, एंड हमने कहा था कि जीरो केल्विन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। जीरो से तो नीचे, जीरो ही पॉसिबल नहीं है, तो जीरो से नीचे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक या नहीं? ठीक है सर। तभी तो हम केल्विन में लेते हैं ना एब्सोल्यूट स्केल, क्योंकि उसमें नेगेटिव वैल्यू जीरो कभी आती नहीं। जीरो केल्विन क्या हुआ, मतलब 273 सेल्सियस? जीरो केल्विन होता ही नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है सर। नोट करते चलो, फिर थर्ड कराता हूँ। तरंगिश कर लो सर आगे, मैं कर लूंगा नोट, मैं समझ रहा हूँ। ठीक। अब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं। मान लो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड उसका एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो है, तो डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर से टेम्परेचर डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव रहेगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है, माइनस टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहता है, एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव। तो फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, अगर हमें डेल्टा जी नॉट को नेगेटिव रखना है तो माइनस एच, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए एज कंपेयर टू टी डेल्टा एस, तभी ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां तक समझ आया? डेल्टा एच नेगेटिव था, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव एंड टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी चेंज तुम्हें लेस देन जीरो दिया था, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो पूरी की पूरी क्या हो गई, पॉजिटिव। अब सिर्फ डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है अगर डेल्टा एच की वैल्यू ओवरकम करे टी डेल्टा एस, और ये तभी हो सकता है अगर टेम्परेचर बहुत कम हो ताकि टी डेल्टा एस की वैल्यू कम हो जाए। हेंस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस at low temperature only. क्लियर ये नहीं? यस सर। ठीक, नोट कर लो। सर लेकिन ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो हीट रिलीज होती है, तो टेम्परेचर बढ़ने नहीं चाहिए? फ्रीजिंग ऑफ आइस, अगर हम फ्रीजिंग ऑफ आइस देखते हैं
H2O लिक्विड या H2O गैस कर लो, फ्रीजिंग की जगह तुम कंडेंसेशन कर लो। हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, एंट्रोपी कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे गैस ज्यादा है। देखो यहाँ पे मोर गैस, मोर रेंडमनेस, लिक्विड में रेंडमनेस कम होती है। तो जब हम गैस से लिक्विड पे जाते हैं तो एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा? नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज कम हो रहा है, ये चीज क्लियर? एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, हीट बाहर निकालनी होगी तभी ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एनर्जी कम करनी होगी ना, बेसिकली हमने पढ़ा है कि गैस की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है, तो हमें इसकी एनर्जी कम करनी होगी। तो डेल्टा एच भी इसका कैसा है? नेगेटिव। और हमें पता है ये प्रोसेस तभी हो सकता है जब टेम्परेचर कम हो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर तो एनर्जी और बढ़ेगी गैस की, पॉसिबल ही नहीं है इस प्रोसेस को करवाना हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को कम करना होता है अगर हमें इस प्रोसेस को कैरी आउट करना है। हमने पढ़ा भी था कि क्रिटिकल टेम्परेचर, कम से कम इतना टेम्परेचर तो रखना पड़ेगा, उससे कम पे लिक्विफाई हो जाएगा, उससे ज्यादा पे लिक्विफाई नहीं होता है। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करते चलो, फिर बताना, फिर आगे कराता हूँ। साक्षी एनसीईआरटी पूरी कर लो, 22 क्वेश्चन हैं उसमें, कुछ तो हमने उस दिन देख ही लिए थे। इसका 14 तक हो गए, आई थिंक 9 8 9 क्वेश्चन बचे हैं। बस वही 8-9 क्वेश्चंस पूरे कर लो एंड इस असाइनमेंट के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं काफी सारे। कोशिश करो कि उसमें से जितने हो सके मैक्सिमम, जो जो लगता होगा कि हो जाएंगे वो चाहे स्किप करते चलो, जो लग रहा है कि थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है स्टेटमेंट को ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है बैक एक्सरसाइज जो इसके ऑब्जेक्टिव है, अराउंड 170 क्वेश्चन है। तो देखो उसे भी, क्योंकि देखते हैं कि फिर हम ऑर्गेनिक को कैसे चलाते हैं। दिसंबर में पेपर है, साक्षी एक ना सबसे पहले तो ये काम करो कि ये पता करो कि दिसंबर में जो ऑर्गेनिक आ रही है वो जीओसी है या हाइड्रोकार्बन है या दोनों है। मतलब ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर आ रहा है सिर्फ या सेकंड भी आ रहा है, मेनली ये पता करना है। कर लिया नोटिस से, करें आगे? सर मैंने मैम से बात की थी। तो फोर्थ क्राइटेरिया आएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एस नॉट रिएक्शन हमने पहले लिया था लेस देन जीरो, तो इसमें ले लो ग्रेटर देन जीरो। तो देखो फिर से डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो अपना फॉर्मूला ही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच कैसा होगा? नेगेटिव। टेम्परेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये वैल्यू ओवरऑल टी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा, बाहर जो नेगेटिव है वो उसको नेगेटिव बना के रखेगा। तो डेल्टा एच भी अपना नेगेटिव है, टी डेल्टा एस के बाहर जो नेगेटिव है उसके कारण भी ये वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगी चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो। तो डेल्टा जी विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो irrespective of temperature।
तो मतलब प्रोसेस विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस विल बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। नोट करो इसे। सर कल आप 5:30 के बाद इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन कह रहा है विल द रिएक्शन I2 plus H2S gas gives 2HI plus S gas proceeds spontaneously in the forward direction at 298 Kelvin or not। जैसे हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता था साक्षी, हम एक फॉर्मूला यूज करते थे एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेम काम हम गिब्स फ्री एनर्जी के साथ कर सकते हैं। फ्री एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे हम डेल्टा H के लिए करते थे, सेम हम काम डेल्टा G के लिए कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम डेल्टा G रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो प्रोडक्ट्स में क्या है 2 मोल्स, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ HI, और क्या है 1 इंटू डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। जैसे डेल्टा, अच्छा एक और यहाँ पे चीज है, जैसे डेल्टा HFO2 का 0 होता था, ऐसे ही डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल ऑलवेज बी 0। ठीक, तो यहाँ पे सल्फर की वो वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि सल्फर स्टैंडर्ड स्टेट में। ये देखो मैंने तुम्हें उस टाइम पे बताया था कि सल्फर एसिड में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। अब यहाँ पे कोई भी एसिड का डाटा नहीं है, तो हमें सल्फर की स्टैंडर्ड स्टेट S ही माननी होगी। ठीक, प्रोडक्ट हो गई माइनस रिएक्टेंट, तो 1 इंटू डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ I2 सॉलिड एंड प्लस 1 इंटू डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ H2S। तो देखो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ HI की वैल्यू अपने पास है 1.8, सल्फर 0, I2 भी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो 0। I2 स्टैंडर्ड स्टेट आयोडीन की सॉलिड होती है, ये ध्यान रखना। हैलोजेंस की ना याद रखो, फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट इज गैस, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट इज आल्सो गैस, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है साक्षी? लिक्विड एंड I2 इज सॉलिड। ये याद रखना, हैलोजेंस की स्टैंडर्ड स्टेट्स, फ्लोरीन क्लोरीन ऊपर के 2 गैस हैं, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड I2 इज सॉलिड। तो यहाँ पे I2 की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड ही दी हुई है, तो सॉलिड का डाटा हमें चाहिए तो वो हमें 0 ही रहेगा। तो माइनस H2S 33.8, तो ये बनेगा 3.6 माइनस 33.8, तो माइनस 30.2। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज लेस देन 0, हेंस स्पॉन्टेनियस। ये क्लियर है साक्षी या नहीं? Yes, sir. नोट करो इसे, Yes, sir. है ना। अब मेन यहाँ से मुझे दिक्कत है कि अंडर व्हाट कंडीशंस फ्री एनर्जी चेंज विल बी नेगेटिव। इसमें तो ये नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, या तो ये कंडीशंस में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा। लेट मी चेक, डेल्टा G विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू व्हेन डेल्टा H, अच्छा वैसे वही है, डेल्टा G नेगेटिव तभी होगा जब डेल्टा H भी कैसा हो, फिर नेगेटिव। क्लियर?
मतलब वो सर अभी सेकंड पार्ट। एंडोथर्मिक है, हाँ अभी एंडोथर्मिक है ये अभी एंडो ऑक्सीजन है, लेके करना। अभी एंडो है, यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो रहा है, ये कंटिन्यूटी में नहीं है क्वेश्चन, यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट अलग से आएगा कि कंडीशन क्या रखें कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो उसके लिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना होगा। अभी डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हमारा डेल्टा जी भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच तो जीरो है, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच सेम आ रहे हैं। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा एच को नेगेटिव होना होगा, मतलब रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक। ठीक, ये भी हो गया। यस सर। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस छोड़े हैं एक बार वो ट्राई कर लेना, एंड मेरे हिसाब से तो हो जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे तो फिर डाउट्स में देख लूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये तुम्हारी डीपीपी होगी, लास्ट डीपीपी होगी आई थिंक सो। मैं चेक कर लेता हूँ जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दी है। अच्छा ये उसी का तो है जो मैं तुम्हें असाइनमेंट दी है, उस पे पेज नंबर सर ये अभी तो किया क्वेश्चन। अच्छा ओके, सेम ही है। 76 पे है ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, पेज नंबर 76 जो असाइनमेंट्स हैं तुम्हारे पास। ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं करा देता हूँ। फॉर द इक्विलिब्रियम, अब देखो यहाँ पे मेंशन है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, ठीक है। फॉर द इक्विलिब्रियम एट 298 केल्विन, के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने इक्विलिब्रियम फॉर्मूला किया है ना, बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के इक्विलिब्रियम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई केसेस में इसको के सी से लिखा होगा, कई केसेस में इसको के पी से लिखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट है ये। हम ये तो बात एक ही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों डिफरेंट होते हैं लेकिन होते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। तो कहीं पे भी तुम्हें के लिखा हुआ दिखे या के ई क्यू, दोनों सेम है, कई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, कई बुक्स में ऐसे लिखा जाता है। के सी एंड के पी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेकिन होते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी भी यूज होगा इस टॉपिक्स में, कई जगह जगह के पी भी दिया होगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिप्रेजेंटेशन है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को दे रखा है, डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, तो हमें पता है ये डेल्टा जी नॉट इज -2.303 RT log के, एंड डेल्टा जी नॉट हमें निकालना है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2.303, आर की वैल्यू 8.314 ली जाएगी यहाँ पे, वहाँ पे मैंने ये वैल्यू नहीं लिखवाई थी, नोट कर लेना, क्योंकि आंसर जूल्स में चाहिए अपने को, या शायद लिखवाई थी। तो डेल्टा जी नॉट जूल्स में आ जाएगा। टेम्परेचर इज 298 केल्विन log 1.8 इंटू 10⁻⁻⁷। अब ये log की वैल्यू कैसे सॉल्व करनी है ये थोड़ा सा देख लो एक बार, याद आ जाएगा। -2.3 ले लिया मैंने इसको अप्रॉक्स, इसको भी 8.3 कर दिया है अप्रॉक्स, 298। अब देखो यहाँ पे मैं log की एंटिटी लगा रहा हूँ, log a प्लस log a इंटू बी इज log a प्लस log b। log कैलकुलेशन में थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा इक्विलिब्रियम में, जब सारा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। So this will be -2.3 into 8.3 into 298 log 1.8। अब देखो log 2 की वैल्यू क्या होती थी, 0.3010, और log 1.8 2 के बहुत पास है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.28 आई थिंक सो, 0.28 के आसपास मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, या 27 के आसपास ले सकता हूँ। एंड ये बन जाएगा, पावर को नीचे उतारा log 10,
एंड log 10 तो अपने को पता ही है कितना होता है 1। तो log 10 1 होता है, तो ये बन जाएगा -7 प्लस 0.27, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 6.33। तो बस इसको सॉल्व करना है। 2.3 इंटू 8.3 इंटू 298 इंटू 6.33, so this will be 36010 0.23, या हम कह सकते हैं 36.01 किलो जूल्स पर मोल। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? आंसर चेक कर लो। आंसर इसके लॉग के कारण थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन में तो जाएंगी। 36 नहीं, बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेट हो गया है। कहाँ पे होगा? इन्होंने लॉग की वैल्यू निकाली है -6.7, हमारी कितनी आ रही थी? 6.3। ओहो, यहाँ पे गलत लिख दिया ना, 6.73 आना था। तो इसलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं। 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 298 मल्टीप्लाइड बाय 6.73, 38,285। अब ठीक है, 38,285। क्लियर? साक्षी क्लियर? तरणवीर कोई दिक्कत? डेल्टा जी की वैल्यू तो जूल या किलो जूल में नहीं होती। नहीं, आज सच कोई दिक्कत नहीं है, जूल में रख दो। डेल्टा जी जूल पर मोल, यहाँ पे अगर मोल्स मेंशन नहीं है तब भी जूल में कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो इसे। जब तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो यहाँ log k आएगा -3.7, तो मतलब k आएगा एंटी लॉग ऑफ, जब लॉग दूसरी साइड जाता है तो एक तरह से एंटी लॉग बन जाता है, यही चीज। अब मैंने तुम्हें कहा था कि अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग लेना पड़े, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी पॉइंट वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि तुम्हारी पॉइंट वाली वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एंटी लॉग ऑफ -4 प्लस 0.3, और -4 का एंटी लॉग क्या होता है? 10⁻⁻⁴। जो इंटीग्रल वैल्यू होती है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है चाहे वो नेगेटिव इंटीजर है, उसकी एंटी लॉग की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁴ दैट इंटीजर, तो 10⁻⁻⁴। अब 0.3 देखो किसका लॉग होता है? 0.3 होता है लॉग ऑफ 2। log 2 is 0.3010, तो मतलब आंसर आएगा 2 into 10⁻⁻⁴। क्लियर? कोई डाउट? साक्षी, तरणवीर क्लियर? यस सर। ठीक, यस सर। वही 1.96, थोड़ा बहुत होता है अप्रोक्सीमेशन तो रहेगा ही हमेशा। डेल्टा एस नॉट वाला फॉर्मूला भी करा दूं फिर तुम्हें, मतलब इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसके ऊपर एक नया फॉर्मूला वो भी करा देता हूँ। देखो सेम जैसे अभी हमने डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट, बेसिकली हमने डेल्टा एच रिएक्शन लिखा सबसे पहले,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर हमने ये काम किया डेल्टा जी रिएक्शन के लिए, दिस वाज एंथैल्पी गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम आएगा एंट्रोपी के लिए, डेल्टा एस। अब एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, बस एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जैसे अपने पास कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन, ये फॉर्मेशन रिएक्शन ही है प्रोपेन की, तो मतलब इस रिएक्शन का हमें क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा एच तुम्हें दिया हुआ है, अगर डेल्टा एस आ जाए तो आंसर आ जाए, तो हमें डेल्टा एस रिएक्शन निकालना है बेसिकली। डेल्टा एस रिएक्शन विल बी 1 into entropy of C3H8 माइनस रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के अंदर क्या क्या है, 3 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। अच्छा ये याद रखना, हमने ये पढ़ा कि डेल्टा एच फॉर्मेशन कार्बन ग्रेफाइट का 0 होगा, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड स्टेट है उसकी। फिर मैंने डेल्टा जी में भी यही चीज लिखवाई, डेल्टा जी एफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट विल ऑलवेज बी 0, कि जहां जहां पे हम डेल्टा एच 0 कर रहे थे वहां वहां डेल्टा जी भी 0 करेंगे। लेकिन इसकी एंट्रोपी 0 नहीं होगी, क्योंकि एंट्रोपी चेंज नहीं हम ले रहे हैं, हम सिर्फ एंट्रोपी ले रहे हैं। तो एंट्रोपी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो रेंडमनेस होगी ही होगी, पक्का है, चाहे वैल्यू बहुत कम हो, लेकिन वो 0 के बराबर नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? डेल्टा एच एफ 0 हो सकता है स्टैंडर्ड स्टेट में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस का, डेल्टा जी एफ 0 हो सकता है। एंट्रोपी 0 जब तक क्वेश्चन में नहीं दी है तब तक हम मेंशन नहीं लेंगे, मतलब वैल्यू छोटी होगी लेकिन कुछ ना कुछ पक्का होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी 0 सिर्फ 0 केल्विन पे होती है, अगर 0 केल्विन ले तब हम कहते हैं कि एंट्रोपी 0। ओनली एट 0 केल्विन एंट्रोपी 0। ये सिर्फ 0 केल्विन पे पॉसिबल है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पॉसिबल ही नहीं है कि एंट्रोपी क्या हो जाए 0। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। ये पॉइंट समझ आया साक्षी जो मैंने बोला अभी या नहीं? यस हाँ। तो 4 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। प्रोडक्ट्स देख लिए हमने, प्रोडक्ट में एक ही था, तो 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ C3H8 माइनस 3 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस 3 टाइम्स एंट्रोपी ऑफ H2। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। C3H8 की एंट्रोपी इज 270.2 माइनस 3 times entropy of carbon graphite which is 5.74 plus 4 times entropy of H2। H2 की एंट्रोपी है अपने पास 130.68। बस इसे सॉल्व भी करना है एज सच। डेल्टा एस आ जाएगा, देखो यहाँ से कर लोगे आगे। डेल्टा एस रिएक्शन का आ गया, डेल्टा जी तुम्हें निकालना है, डेल्टा एच तुम्हें दिया हुआ है, निकालो, सॉल्व कर लो इसे, आंसर मैच करके देखो एक बार। चलो देखो, important characteristics regarding free energy. Free energy of a system is the measure of its capacity to do useful work, maximum work या useful work। ठीक, ये हमें क्या बताता है कि सिस्टम कितना मैक्सिमम वर्क कर सकता है। फ्री एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखने वाली बात है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है एंड डिपेंड्स ऑन अमाउंट। इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, मतलब साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये भी 0 रहेगा, ठीक है।
नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर पॉजिटिव एंड जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर मोल। ठीक, कई मैंने वहां पे कहा था कि जूल्स पर मोल लिखो या किलो जूल पर मोल लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या जूल ले लो या किलो जूल ले लो, कोई फर्क नहीं है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर ही लिया है। एंड ये क्या कह रहा है कि हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा तो डेल्टा जी माइनस में चला जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेस देन 1 हुआ, कभी भी अगर हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं log ऑफ एनी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में लाई करती हो, उसका लॉग कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ठीक, log ऑफ एनी नंबर विच लाई बिटवीन 0 to 1, उसका लॉग हमेशा नेगेटिव आता है। अगर लॉग नेगेटिव आया तो लॉग नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये समझ आया साक्षी, कर्मवीर? यस सर। log of any number greater than 1 is positive। अगर log पॉजिटिव है, टेम्परेचर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव है, तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो स्पॉन्टेनियस रहेगा। लेकिन log ऑफ एनी नंबर विच लाई बिटवीन 0 to 1 इज नेगेटिव। तो अगर log नेगेटिव निकल आया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनिटी आ जाएगी। नोट करो इसमें से, अगर कोई पॉइंट्स रहते हैं नोट करें। हेडिंग डाल लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ डेफिनेशंस हैं हमारे पास एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डेफिनेशन बहुत सारी है सेकंड लॉ की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल नेचुरल, बेसिकली मैं लिखवा चुका हूँ ये सब चीज़ें, ऑल नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस like flow of heat from one end to cold end, from hot end to cold end, flow of water down the hill, diffusion of a gas from a high pressure to a low pressure, takes place in only one direction and are thermodynamically irreversible। one direction मतलब उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि all naturally occurring processes are spontaneous and irreversible। अगर एक लाइन में लिखना हो, all naturally occurring processes are spontaneous and irreversible। और वहां पे मैंने शायद लिखवाया भी था कि इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। क्लियर? डेफिनेशन नंबर 1 नोट करो इसे, फिर डेफिनेशन नंबर 2 बताता हूँ। मतलब बहुत सारी डेफिनेशन है, हम एक या दो ही रखेंगे मेन मेन यार, सारी नहीं देखेंगे। सबका मतलब सेम है बेसिकली। डेफिनेशन 1 लिखनी है या फिर जो आपने लिखी है? एक काम, डेफिनेशन 1 लिखो एंड उसके नीचे या ये लिख लो, बात एक ही है, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, मतलब दोनों का सेम है। यहाँ पे बस एग्जांपल्स दिए हैं एंड हमने एग्जांपल वैसे लिखे हुए हैं, जैसे मर्जी कर लो, बात एक ही है। सदा एक ही एंट्रोपी की टर्म्स में लिख लो। ये भी हमने कहा था कि देखो, मैं तुम्हें ये कहा था कि जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस एंड थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल।
और फिर हमने कहा था कि अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसका टोटल एंट्रोपी चेंज विल बी ग्रेटर देन 0। याद आया या नहीं? टोटल मींस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो उसका सिस्टम प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो मतलब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। याद आया? यस सर। तो यही है यस इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी सेकेंड लॉ। क्या हुआ तरणवीर, नहीं समझ आ रहा? यस सर किया था। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये सेकेंड लॉ है। अब क्लॉजियस ने क्या किया, उसने फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को मिक्स करके एक स्टेटमेंट दी, सम अप करके एक स्टेटमेंट दी कि फर्स्ट लॉ क्या था कि एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, तो ये कह रहा है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, बट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड एक मैक्सिमा वो रीच करने वाली है, वो मैक्सिमा की तरफ जा रही है। बेसिकली इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स एक मैक्सिमम वैल्यू तक ही जा सकती है, जब वो मैक्सिमा अटेन हो जाएगा तब उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ नहीं सकेगी, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं वो सब के सब बंद हो जाएंगे एंड यूनिवर्स विल कम टू एन एंड। बेसिकली एनर्जी यूनिवर्स की क्या है, कांस्टेंट। हर एक नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस तभी हो सकते हैं जब उसके एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0 हो, तभी वो हो भी रहे हैं कि भाई एंट्रोपी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी की कोई तो लिमिट होगी। जिस दिन वो लिमिट रीच हो गई तो उस दिन जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं वो सब बंद हो जाएंगे एंड यूनिवर्स विल कम टू एन एंड। एक तरह से ये है, नोट करो इसे। सर जब हम तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि एंट्रोपी 0 तभी हो सकती है अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो, मतलब 0 एंट्रोपी होना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 केल्विन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एक तरह से। तो एट एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन, entropy of every substance may become equal to 0 and does become 0 in case of perfectly crystalline solid। अगर कोई perfectly crystalline solid होगा तो absolute 0 पे उसकी entropy भी 0 हो जाती है। limit t approaches 0, entropy will also become 0। कोई डाउट?